ऐसे लग रहा था कि ऐसी रात है इसकी कोई सुबह ही नहीं है। जब आप भूखे रहते हो तो आपको वो फील आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम लोग को भूखा रहना पड़ता है। दीदी की शादी आई तो मैंने 500 रुपये कंट्रीब्यूशन किया, तो आप समझ सकते हो कि एक भाई के लिए कितना मतलब बुरा टाइम था। अभी आज की डेट में हम कम से कम 1000 हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे। हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज की ऋचा नवल भारत की नवलय हो। नव सूर्योदय नव चंद्र उदय, हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम चुनारकर है और मैंने 2002 से 2007 तक JNV चंद्रपुर से 6ठी से 10वीं तक का एजुकेशन लिया है और उसके बाद मैंने 2008 से 9 में मैंने JNV भुसावल से 11वीं और 12वीं कंप्लीट की है। करंटली मैं मेडवर्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर हूँ और CEO हूँ, जो कि हेल्थ टेक में काम करती है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ टेक कंपनी है जो अभी इंडिया में काम कर रही है। मेरा जन्म उल्लासनगर में हुआ है, मुंबई में। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मैंने मुंबई में पढ़ाई की। मेरे पापा MBPT में जॉब पे थे, जो जहाज पे काम करते थे। कुछ कारणवश उनका जॉब चला गया, जॉब छोड़ के फिर हम लोग अपने गाँव चले गए। तो मेरा गाँव चंद्रपुर में है, जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर। वहाँ पे मैंने 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। मुंबई से गोंडपिपरी आ गए थे। फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत ख़राब थी। मतलब हम एक तो किराए के मकान में रहना पड़ता था, किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग मकान चेंज करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि कोई रूम मिल ही नहीं रहा था उसके, तो मेरे मामा जो है उनका घर था बड़ा, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और जैसे मैंने बताया, उनको तो जॉब मिल ही नहीं रहा था। मेरी मम्मी को लेकिन खेती का काम आता था। मम्मी जाती थी खेत में, दोनों दीदियाँ भी जाती थी, उनको भी काम आता था। और मुझे पहले से ही कैलकुलेशन ये सब में इंटरेस्ट है, तो मैं पेपर डालने जाता था कि लोगों के आपको घर के एड्रेसेस याद रखने पड़ते हैं, कहाँ कौन सा पेपर देना है वो याद रखना पड़ता है। तो मुझे उसका 150 रुपये महीना मिलता था। फ्रूट स्टॉल पे काम किया, जहाँ पे मुझे 10 रुपये पर डे मिल जाता था। फिर जो रूरल एरिया है वहाँ पे वीकली बाजार लगते हैं, तो हम लोग बाजार भी करने जाते थे। बहुत ऐसे बैलगाड़ी भर के हम लोग आम लेके जाते थे बेचने के लिए। तो मुझे वो लोग ले जाते थे क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था, तो किसने कितने आम खरीदे, उसका कितना ये हुआ, वो सब कैलकुलेशन के लिए वो लोग मुझे ले जाते थे। उसके अलावा मैं मम्मी के साथ भी जाता था, खेत में काम करने चले जाता था। फिर हम लोग लकड़ियाँ लाने जाते थे। तो ये सब में मेरी दीदी, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग सब मिलके ये काम करते थे। तो ये सब करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा काम करते हुए कि हम लोग गरीब है या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। 3rd 4th स्टैंडर्ड में आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती है, आप बहुत छोटे होते हो ये सब समझने के लिए। लेकिन गरीबी का फील आपको तब आता है जब आपको भूखा रहना पड़ता है। तो गांव में कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि अभी खेत में कोई काम नहीं है, फ्रूट स्टॉल पे या जहाँ भी है वहाँ मंदी चल रही है, तो वहाँ भी आपके लिए कोई काम नहीं है। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, 100 में से 100 नहीं आते थे, लेकिन 80-85 आ जाते थे। 4th में मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम मैं पास हुआ। तो 5th में फिर मेरे एक टीचर को लगा, सूर्यवंशी सर थे वो, जो मेरे क्लास टीचर थे, उनको लगा कि ये नवोदय के एग्ज़ाम पास हो सकता है, तो उन्होंने मेरा नवोदय का फॉर्म भर दिया। मुझे पता नहीं था कि नवोदय क्या होता है, या मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। फॉर्म भर दिया, उसके बाद उन्होंने एक क्लास में मेरा एडमिशन भी करा दिया, जो सर नवोदय का ट्यूशन लेते थे। और उनको ये भी बता दिया कि ये पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये फ़ीस नहीं दे पाएगा, तो आप इनसे फ़ीस मत लीजिएगा। तो वो सर मान गए और वहाँ से फिर मेरा नवोदय का पढ़ाई का काम शुरू हुआ। लेकिन कुछ तो 2-3 महीने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, 1-2 महीना। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ीस मांगना शुरू किया। तो सबके सामने वो उठा के फ़ीस मांगते थे तो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने क्लास जाना बंद कर दिया। मैं क्लास जाता नहीं था, बट 2-3 महीने में गया था क्लास में। तो एक दिन वो हो गया, नवोदय की एग्ज़ाम भी हो गई, बुखार था मुझे, मैंने पेपर लिखा, मुझे नहीं पता मैं पास होऊंगा नहीं, मैंने लिख दिया था। उसके बाद एक दिन मैं छत पे खेल रहा था, तो मेरे जो ट्यूशन के सर थे वो आते हुए मुझे दिखे। मुझे लगा ये फ़ीस मांगने आए, तो मैं वहाँ से भागने लगा, या भाग ही गया मैं। वो मुझे दूर से ही आवाज़ दे रहे थे कि विक्रम, मैं फ़ीस मांगने नहीं आया। मैंने वो कुछ सुना नहीं, मुझे पता था कि पकड़ेंगे तो फ़ीस ही मांगेंगे। मैं वहाँ से भाग गया और मुझे पता था मम्मी पापा भी घर पे नहीं है तो मांगेंगे किसको। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मामा के साथ बैठे थे, तो मुझे लगा इन्होंने बता दिया है मामा को, अब तो मामा चिल्लाएंगे मुझ पर। तो लेकिन मामा ने मुझे बुलाया, मामा जी ने, और उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा कि वो फ़ीस मांगने नहीं आए हैं, एक्चुअली उनके पूरे क्लास में से तुम्हारे अकेले का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, तो खुशी से वो बताने आए हैं। और बाद में मुझे पता चला कि उनके क्लास में नहीं, पूरे तालुके में मैं अकेला ही नवोदय के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ से फिर मेरे मम्मी पापा, जैसे मैंने बताया, वो बाहर गाँव गए थे 1-1.5 महीने के लिए।
मेरे मामा ने फिर मेरा एडमिशन किया नवोदय में, और उन्होंने पूरा पेपर वर्क किया, सब किया। उसके बाद वही मुझे छोड़ने आए। तो आखिरी दिन जब मुझे नवोदय में छोड़ने आए तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, अपने स्कूल में तुम फर्स्ट आते थे, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने स्कूल में फर्स्ट ही आते हैं, सारे फर्स्ट आते हैं, तुम पूछ के देखना। यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट आए तो असली बात है। तो मैंने सच में 80 जो बच्चे आते हैं उसमें कुछ बच्चों से बात की तो 20, 40, 60 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो अपने स्कूल में फर्स्ट ही आते थे। तो वो साल मतलब मेरे दिमाग में बात बैठी रही कि फ़र्स्ट आना चाहिए। तो वो साल मैं पूरी रात भर जगता था, पढ़ता था, और मुझे अच्छे मार्क्स भी आए, फर्स्ट भी आया। और आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि ये जो 7 साल है वो जन्नत जैसे थे, ना वो दिन कभी आगे आएंगे, ना वो दिन कभी आए हैं। तो हम बस उन दिनों को याद करके इमोशनल हो सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में वो दिन कभी नहीं आएंगे। और मुझे पता है कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो हर वो इंसान नवोदय का उसे फील कर सकता है, उस इमोशन को, जिसने भी नवोदय के 7 साल बिताए हैं। बस उस टाइम पे घर वालों की याद आती थी, क्योंकि आप छठी में रहते हो तो आप 10-12 साल के रहते हो और आप बहुत छोटे होते हो उस टाइम। नवोदय मेरे लिए एक वरदान है, क्योंकि नवोदय में क्या है, सब मिलता था, बुक्स मिलते थे, खाना पीना, टूथब्रश से लेके चप्पल सब मिलता था। और मेरे घर में ये सुविधाएं नहीं थी। और इवन मैं जब समर वैकेशन लगती थी या दिवाली की छुट्टी लगती थी तब भी वो लोग मुझे लेने नहीं आ पाते थे, क्योंकि ले जाने के लिए किराए का पैसा नहीं होता था। तो बहुत बार नवोदय में मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ता था। टीचर को भी पता चल गया था कि ये रुकता है। उसके बाद में फिर मैं वो जब भी पैसे होते थे वो मुझे लेने आते थे। ऐसा भी हुआ 8th में कि 3 महीने मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे, तो मैं जा ही नहीं पाया नवोदय। 3 महीने बाद मुझे पापा लेके गए, उन्होंने बताया सर को, तो मुझे वो फिर से उन्होंने ले लिया। उसके बाद 11th-12th के लिए मैं JNV भुसावल चला गया। मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने अपना 11th-12th पूरा किया। मुझे कोडिंग में इतना इंटरेस्ट था कि मुझे सिंटैक्स याद हो जाते थे, मुझे बहुत पसंद था कोडिंग। 12th होने के बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने स्टेट की जो एग्ज़ाम है MHCET दी, फिर उसके बाद AIEEE दी। IIT तो मैंने सोचा ही नहीं देने के बारे में, क्योंकि उसकी फ़ीस 1000 रुपये थी, तो वो अपने बस की बात नहीं थी, तो मैंने वो दिया ही नहीं। MHCET और AIEEE में मुझे अच्छे मार्क्स आए। और गोंदिया में जो एक मनोहर भाई कटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ पे मैंने एक कमरा भी ले लिया जो CDO के नीचे था, हैरी पॉटर टाइप। कॉलेज करके मैं दिन भर रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा रहता था, गाड़ी देखना मुझे पसंद था, तो वहीं रहता था। उसके बाद क्योंकि रूम पे जाना वो CDO के नीचे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, तो वहीं बैठा रहता था। 1 महीने बाद कॉलेज ने एक सर्कुलर निकाला कि आपको बस कास्ट सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, आपको कास्ट वैलिडिटी भी सबमिट करनी पड़ेगी। और कास्ट वैलिडिटी निकालने के लिए मुझे मेरा 12th का जो स्कूल है JNV भुसावल जाना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 चक्कर वहाँ होंगे, फिर मुझे मेरे पापा के गांव जाना पड़ेगा। तो ये सब में मुझे पता था कि 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, जो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मुझे पता ही था कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, इतने पैसे मैं खर्च कर ही नहीं पाऊंगा, घर वाले भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पता था कि अब ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ से कॉलेज ड्रॉप किया। फिर मैं सब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके मैं नागपुर चला गया। नागपुर में मेरा एक भाई पढ़ रहा था, मौसेरा भाई। मैं उसके यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा और मैंने उसको कॉल कर दिया था कि मुझे लेने आ जाओ आप, मैं यहाँ आया हूँ। और तब तक तो मैंने अपना एक पेपर खरीदा और मैं पढ़ते हुए बैठा रहा। तो उसमें एक ऐड आया होता कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ऐड था कि आपको अगर अच्छे मार्क्स है 10-12 में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इंस्टेंट एडमिशन। तो मैंने बैठे बैठे उनको कॉल किया। उन्होंने मुझे मेरे 10th-12th के मार्क्स पूछे, कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले पैसे की जरूरत नहीं, तुम आ जाओ। और मैं वहाँ चला गया। कॉलेज में गया तो उन्होंने एडमिशन ही कर लिया। वो नया नया कॉलेज था, 2-3 साल हुए थे शुरू होके। उनको अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत थी। तो मैंने लेकिन उनको क्लियर बता दिया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मैं फ़ीस नहीं भर पाऊँगा कॉलेज की। तो उन्होंने कहा तुम कॉलेज की फ़ीस मत भरो, इवन फॉर्म की फ़ीस भी उन्होंने खुद ही भरी, मेरा एडमिशन भी कराया। और उन्होंने कहा कि तुम बस की फ़ीस भी मत दो, बस भी तुम्हें कॉलेज की फ्री है। तो ऐसे मेरा नागपुर में JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। मैं मेरे भाई के यहाँ से PG में शिफ्ट हुआ। कितने दिन मैं वहाँ रुकता, तो मैं PG आ गया। फिर मुझे मेस भी लगानी पड़ी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जॉब के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कौन जॉब देगा। मैंने एक पेपर में एक ऐड पढ़ा जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए टीचर की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा जाके देखते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को तो नहीं देंगे, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे वो तो आ गए। और मैंने उनको बताया कि मैं लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हूँ। तो वो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं पूछता है। तो उन्होंने मुझे एज ए टीचर रख लिया 3000 रुपये महीने के हिसाब से।
पढ़ने के लिए जो बच्चे आते थे वो BCA सेकंड ईयर, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के, या जिनका भी सी सब्जेक्ट है वो सेकंड थर्ड ईयर के थे, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में था, वो उनको बात पता नहीं थी। और कॉलेज और जॉब मैं दोनों एक साथ करने लगा। मतलब डेली यही होता था कि मैं आधा कॉलेज होने के बाद ही जाता हूँ, और किसी को मेरा नाम याद नहीं था, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, क्योंकि मैं किसी के साथ टाइम बिता ही नहीं पाता था। बट सबको पता था कि 84 रोल नंबर आधे कॉलेज होने के बाद ही आता है। उस वजह से कोई मुझे अपनी असाइनमेंट बुक नहीं देता था, या कोई अपने असाइनमेंट्स नोट्स नहीं देता था। उनको लगता था आज आया कल नहीं आएगा, तो हमारा तो पूरा असाइनमेंट गया। और मेरा आधे कॉलेज जाने की वजह से कोई ऐसी डिटेंशन लिस्ट नहीं बनी कॉलेज की जिसमें मेरा नाम नहीं है। हर डिटेंशन लिस्ट मेरे नाम से ही बनती थी, और सारी डिटेंशन लिस्ट में मैं था। बट मुझे समझ में आया कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, वरना ये गरीबी तो मिटेगी ही नहीं, कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मेरे इंस्टीट्यूट ओनर थे, उनको मैंने एक आइडिया भी बताया था येलो पेजेस का। मैंने 3 महीना उस पर काम किया था, वह फेल हो गया, उन्होंने 3 मिनट में उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगा कि मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, तो क्यों ना किताब लिखी जाए। लेकिन अब किताब लिखनी है तो आपको पब्लिशर की ज़रूरत है। तो मैं पब्लिशर, मुझे लगा कहाँ ढूंढेंगे, तो नागपुर में एक एरिया है बरडी, वहाँ पे आपको बहुत से पब्लिशर मिलेंगे। रोज़ वहाँ जाता था और घूमते रहता था वहाँ पे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि 20-22 साल का मैं था, तो डर लगता है आपको, क्या बोलेंगे, वो उम्र में आपसे बड़े होते हैं, तो आप कैसे उनको पीच करोगे, कुछ आइडिया ही नहीं था। ऐसे 1-1.5 महीना चला। उसके बाद मैंने एक दिन हिम्मत की और मैं चला गया। मैं एक दास गानू प्रकाशन करके था, वहाँ पे मैं अंदर चला गया, और मैंने एक लाइन में एक सांस में जो पिच रेडी की थी उनको बता दी कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और मैं बुक लिखना चाहता हूँ। लकीली वो मान गए, उन्होंने बोला तुम लिखो बुक 3rd सेम के लिए, और मैं पब्लिश करने के लिए रेडी हूँ। तो मुझे लगा कि अब अपनी लाइफ चेंज होगी, अब ये गरीबी मिट जाएगी। तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, मैंने जॉब भी छोड़ दिया, और फिर मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया। पूरे रूम भर के किताबें खुली पड़ी रहती थी, बीच में मैं बैठा रहता था, और दिन भर वही करता था कि बुक लिखता था 3rd सेम के हिसाब से। 6 महीने में किताब रेडी हो गई। तो अब मुझे लगा कि अब ये पब्लिश होगी, अब मैं फेमस हो जाऊंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किताब मैंने दी। उसके बाद वो जब प्रिंट होके, या जब उन्होंने मुझे फर्स्ट कॉपी दी, तो वो इतनी उसमें मिस्टेक थी, तो वो प्रूफ रीडिंग करने में अगले 6 महीने मुझे लग गए। उसके बाद एक्चुअली में उसको प्रिंट होके मार्केट में आते आते 1 साल निकल गया। तब तक मैं जॉब छोड़ के 1 साल हो गया था, टिफिन के पैसे नहीं दिए थे, जॉब के नहीं, तो हालत मेरी खराब हो चुकी थी। एक भैया थे बाड़ू बाबू करके, वो कुछ मदद कर रहे थे, को लग रहा था अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद बुक पब्लिश हुई। हर दूसरे दिन पब्लिशर के पास जाता था कि आप मुझे पैसे दो, लेकिन वो बोलते थे कि किताब तो बिकी नहीं। तो ऐसे करके उसके पैसे मुझे मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले। एक टाइम के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, और इतनी आसानी से मेरी किस्मत तो नहीं बदलने वाली है। तो मैंने फिर से 3rd सेम से 4th सेम से कॉलेज जाना स्टार्ट किया। पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो उन्होंने मुझे फिर से ले लिया कॉलेज में। अब मैं जॉब ढूंढने लगा, तो मैं फिर से पेपर में जॉब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, जॉब मिल ही नहीं रहा है। मैं परेशान हो गया। इवन मैं एक बार में गया जॉब ढूंढने के लिए, उनको बोला मैं कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा है, आप मुझे जॉब दे दो, मैं आपको काउंटर संभाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं काउंटर संभालने के लिए लोग नहीं चाहिए, आप 30, 90, 60 गिन सकते हो तो हम आपको रखेंगे। वो मुझे आता नहीं था, तो वहाँ पे भी मुझे जॉब नहीं मिला। तो एक दिन बाड़ू बाबू ने मुझे बताया कि एक हॉस्पिटल में जॉब है, क्या तुम वहाँ करोगे क्या? तो मैं मान गया, मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे 4000 रुपये मंथ पे उन्होंने जॉब पे रख लिया। इस समय जॉब भी चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था, और मैं आइडियाज़ भी सोच रहा था। मैंने कई बार वो डॉक्यूमेंट्री लिखने की कोशिश की, मैंने भेजी, उसका भी सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो चलते रहा। और इसी बीच मेरे दीदी की शादी आई। शादी में मुझे मतलब 1-1.5 साल तो मैं जॉब ही कर रहा था। 1 साल बाद मेरा इंक्रीमेंट 500 रुपये हुआ, 4000 से मेरी सैलरी बढ़ के 4500 हो गई। अब दीदी की शादी आई तो मैंने 500 रुपये कंट्रीब्यूशन किया। तो आप समझ सकते हो कि एक भाई के लिए कितना मतलब बुरा टाइम था। तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जॉब छोड़ देते हैं। तब मैं 2nd 3rd ईयर में था। मैंने डिसीजन बनाया कि अब जॉब रिज़ाइन कर देते हैं। बट डर था कि अगर पिछली बार जैसे हुआ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मुझे 1-1.5 साल तक कोई जॉब ही नहीं मिला था, और कर्जा हो गया था मेरे ऊपर। तो लेकिन 4500 हो गए, मुझे डर था, मैंने लेकिन रिज़ाइन कर दिया जॉब। ऐसे बोलते हैं ना कि जब भी आपको भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो उस टाइम पे मतलब छप्पर फाड़ के दर्द चारों तरफ से मुझे मिल रहा था, और बहुत टाइम खराब चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऐसी रात है इसकी कोई सुबह ही नहीं है। तो ऐसे वो दिन चल रहे थे। लेकिन मैंने डिसीजन बनाया, जॉब छोड़ा। फिर मैं औरंगाबाद चला गया, जो अभी छत्रपति संभाजी नगर है। तो वहाँ पे क्योंकि सारी मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई थी, तो इन सारे सालों में जब मैं औरंगाबाद चला गया, सबसे ज़्यादा काम मैंने हॉस्पिटल में ही किया था। वहाँ जाके मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं हॉस्पिटल में कोई जॉब ढूंढूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मुझे वही आता था। 1.5 साल मैंने वही काम किया था। तो मैंने कुछ जॉब देखे, नहीं मिले। फिर मैंने हॉस्पिटल में जॉब ढूंढना शुरू किया। 1-2 हॉस्पिटल में 2-3 दिन गया,
वहाँ पे मुझे मिला नहीं मिला। उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल गया दूना के, वहाँ पे जाके मैंने बताया कि मुझे ये काम आता है इंश्योरेंस से रिलेटेड और मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे जॉब दे दिया। तो उसमें क्या था कि मुझे कैशलेस का पार्ट बहुत अच्छा आता था, लेकिन इम्पैनलमेंट करके एक पार्ट होता है जो मुझे नहीं आता था। तो बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि ये मुझे नहीं आता है, बट मैंने जॉब ले लिया है। बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ सीख जाऊँगा धीरे धीरे। तो वैसे यहाँ से मेरी जो कंपनी है मिडवर्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसकी जर्नी शुरू हुई है। वो मेरा पहले क्लाइंट थे। वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया। उसके बाद मेरा जो भाई है वो भी एक कंपनी में काम कर रहा था जिसमें 5,000 उसको सैलरी थी। उसको बोला, और मुझे हॉस्पिटल में 12,000 रुपये मिलते थे। तो मैंने उसको बोला कि तू जॉब छोड़ दे, मैं तुझे एक हॉस्पिटल दिला देता हूँ, वहाँ पे तुझे 12,000 मिल जाएंगे। तो उसने वो जॉब छोड़ दिया और हमने एक नया हॉस्पिटल लिया जहाँ पे मेरा भाई काम करने लगा। तो इस तरीके से हमें 2 हॉस्पिटल मिल गए। फिर मेरी दीदी भी एक जगह पे काम कर रही थी, मैंने उसको बोला कि तुम भी छोड़ दो, मैं एक हॉस्पिटल दिला देता हूँ। फिर जो दूसरी दीदी थी वो भी जॉब कर रही थी 4-5 हज़ार पे, उसने भी जॉब छोड़ा और उसको भी। तो इस तरीके से हमारे 4 हॉस्पिटल हो गए। फिर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था, डॉक्टर्स मेरे से खुश थे। तो माउथ पब्लिसिटी से 1-2 क्लाइंट और आए, तो मुझे लगा कि क्यों ना इनको लिया जाए एक बच्चा। ऐसा करके मैंने प्लान बनाया। एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसको 6,000 पे हमने रखा और हमने वो क्लाइंट्स ले लिया। इस तरह से फिर वो धीरे धीरे काम बढ़ता गया, नए नए क्लाइंट्स आते गए और हम लोग 1-2 एम्प्लॉय लेके उनको रखते गए। तो फिर हमने 2018 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की और हमने सोचा कि हम लोग अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये पूरा मैनेज कर सके, इसको हम लोग इजी कर सके, स्टाफ डिपेंडेंट काम ना हो। तो इस तरीके से कंपनी स्टार्ट हुई। फिर 2018 से 3 साल हमने प्रोडक्ट बनाया। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था, उस टाइम पे इंडिया में किसी के पास नहीं था। तो 3 साल हमें लगे प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद हमने उसको लॉन्च किया और उससे 60% काम आसान हो गया। 60% पहले तो हमारा काम आसान हुआ, फिर हमने सेम चीज़ हॉस्पिटल को देना शुरू किया तो हॉस्पिटल का भी काम आसान हुआ। जो 10 लोग कर रहे थे वो 4 लोग करने लगे। तो इसमें हॉस्पिटल का बहुत फ़ायदा होने लगा। और पेपर वर्क जो है, जैसे एक पेशेंट के लिए 100 से ज़्यादा पेजेस आपको प्रिंट करने पड़ते हैं, पेपरलेस पूरा काम हो गया। तो इस तरीके से ये कंपनी पूरी लॉन्च हुई और हम अभी आज की डेट में हम कम से कम 1,000 हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे। मैं बस इतना ही सीखा हूँ कि आपको हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। कहते हैं ना कि भगवान उसकी परीक्षा लेता है जो वो परीक्षा पार कर सके या जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। तो अगर आपको टाइम खराब चल रहा है तो ऐसा समझिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कुछ अच्छे के लिए। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आगे दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलिए, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कभी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागना है। बोलते हैं कि आप ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो रन जरूर बन जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप ग्राउंड पे खड़े रहो और रन आपके ज़रूर बनेंगे। बस आउट नहीं होना है, कभी भी हार नहीं माननी है। तो मेरा भी ऐसा ही है कि समय समय पे मुझे ऐसे लोग मिले जहाँ की वजह से मैं यहाँ तक आया। जैसे कि मेरे जो सर है सूर्यवंशी सर, उन्होंने मेरे में वो ये देखा कि मैं नवोदय की एग्ज़ाम पास हो सकता हूँ और उन्होंने वो फॉर्म भरा। वो फॉर्म नहीं भरा होता तो शायद मैं नवोदय में नहीं होता, नवोदय में नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। फिर जब मैं नागपुर आया, मेरा टाइम ख़राब चल रहा था, तो वहाँ भैया मिले बाड़ू भाऊ, तो जो मुझसे 10 साल बड़े थे। उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा, उन्होंने बहुत बार मतलब मेरे फ़ीस भरी, पैसे भरे, तो वहाँ से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मेरे दोस्त थे योगेश, रुपेश, तो जो ख़राब टाइम पे मेरे साथ खड़े थे और मेरे बहुत से मतलब खर्चे उन्होंने उठाए। और उसके बाद फैमिली है। आप फैमिली अगर नहीं होती, मेरे भाई बहनों ने अगर या फैमिली ने मुझे साथ नहीं दिया होता, कंपनी में वो मेरी बात नहीं मानते या नहीं ज्वाइन करते, तो ये कंपनी खड़ी नहीं होती। इस तरीके से बहुत लोग हैं जो पर्दे के पीछे खड़े हैं और जो मेरी कहानी के हीरो है और मैं बस उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उस टाइम पे जैसे 2002-2009 में तो मतलब उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वैसे सिचुएशन में हमने यहाँ तक हमने आने की कोशिश की, हम कहीं तक पहुँचे हैं। कहते हैं कि आप कहाँ पहुँचे वो ज़रूरी नहीं है, अपनी शुरुआत कहाँ से की वो ज़रूरी होता है। तो हमने बहुत नीचे से शुरुआत की और हम लोग कहीं पहुँचे हैं। आज तो नवोदय में मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। उस टाइम पे तो फ़ोन भी हमको नहीं मिलते थे, कॉइन की लाइन में खड़ा होना पड़ता था। कॉइन बॉक्स भी बहुत बाद में आए। तो आज आप बहुत आगे जा सकते हो। नवोदय बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। तो अगर आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से आप नवोदय में बहुत आगे जा पाओगे। और नवोदय का एक ब्रीद वाक्य भी है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। तो उसका मेन वही है कि आप पढ़ने के लिए आइए और समाज में सर्व करने के लिए जाइए। और बहुत लोग मैं जानता हूँ जो आज सर्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें और बहुत लोगों की, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हमें देश को आगे बढ़ाना है या जो ह्यूमैनिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्लेटफॉर्म को उस तरीके से यूज़ करें और डेफिनेटली समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। नवोदय टॉक्स ने मुझे मौका दिया यहाँ आके अपनी कहानी बताने का
मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म होता, या मैंने नवोदय में अपनी लाइफ बिताई है तो मुझे पता है ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और जो भी मुझे पता है नवोदय में ऐसे बहुत भाई बहन होंगे जिन्होंने बहुत गरीबी से, मेरे से भी ज़्यादा ख़राब परिस्थिति से वो आए होंगे। तो अगर आपको लगता है आपकी कहानी वैसी है तो आप इन्हें कांटेक्ट करिए और अपनी कहानी बताइए। कहानी बताने से लोगों को मदद होगी। आपकी कहानी सुन के जो भी कोई भाई बहन है जो पीछे रह रहे हैं ज़िंदगी में तो आगे बढ़ सकते हैं, और जो रह गए हैं पीछे तो आप यहाँ पे आके ये नवोदय टॉक्स देख के उसमें आप अपने आप को कनेक्ट करके इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।